हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की, जिसमें हम नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर क्रिएट करते थे। रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता था जो कि रिप्लेस कर सकता था बाकी सारे वेक्टर्स को, और ऑफिशियली हम उसको डिफाइन कर देते हैं। इट इज दैट वेक्टर विच कैन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ वेक्टर्स टुगेदर। आज हम उसका एक रिवर्स प्रोसेस करने जा रहे हैं। वी हैव अ सिंगल वेक्टर एंड वी वांट टू रिजॉल्व दैट वेक्टर इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब एक वेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे हैं बहुत सारे हिस्सों में, और अगर वो बहुत सारे छोटे छोटे वेक्टर मिलकर वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर दें जो एक अकेले वेक्टर ने प्रोड्यूस किया था, तो हम उन वेक्टर्स को बोलते हैं गिवन वेक्टर के कंपोनेंट्स। ऑफिशियली डिफाइन करें तो अ वेक्टर when splitted into number of parts and those parts together produce the same effect as is produced by the single vector alone, then those parts are known as components of vector. अगर हमसे कोई पूछे कि कितने कंपोनेंट्स आप कर सकते हो एक वेक्टर के, तो जवाब है कि साहब हम इनफिनाइट कंपोनेंट्स कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज ऑर्थोगोनल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर कंसर्न, अगर ये कंडीशन हो कि आपको एक वेक्टर के टुकड़े करना है और वो जो भी पार्ट्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो जो छोटे छोटे वेक्टर हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स कर सकते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्सिस के अलोंग। आप 3 से ज्यादा कंपोनेंट कर ही नहीं सकते। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैक्सिमम होते हैं 3। 2D में कंपोनेंट्स करेंगे तो केवल होंगे 2। इसलिए हम समझना चाहते हैं कि हम ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वेक्टर को एक तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरा करता है। सो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक वेक्टर है स्पेस में एंड वी वांट टू resolve it into 3 mutually perpendicular components. So start कर रहे हैं। Suppose we have a coordinate system with having axis x, y and z. These 3 axes are mutually perpendicular and the origin of this coordinate system is O. एक x, y, z axis से बना हुआ एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ओरिजिन O है, जिसमें x, y और z एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब मैं एक वेक्टर बनाने जा रहा हूं जो स्पेस में है, जो ना xy प्लेन में है, ना yz प्लेन में है और ना zx प्लेन में है, वो स्पेस में है। और उसके लिए मैं आपको थोड़ा फिगर ड्रॉ करके देता हूं। तो मैंने इमेजिन किया कि ये ए वेक्टर है जो स्पेस में है और मुझे इसके कंपोनेंट्स निकालना है। तो मैंने मान लिया कि ये जो ओ पी वेक्टर है ये ए वेक्टर है। ओ पी वेक्टर इज ए वेक्टर, और मैं इसके कंपोनेंट्स निकालना चाहता हूँ। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसके कंपोनेंट्स हैं तो वेक्टर के कंपोनेंट्स वही होंगे जिनको दोबारा से वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करते हुए ऐड करें तो ए वेक्टर बन जाना चाहिए। ओके, सो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, पर इसके पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि ये स्पेस में है। तो इस फिगर को थोड़ा 3 डायमेंशनल लुक दे देते हैं। देखते हैं, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करके इसको मिला रहा हूं ताकि इसमें एक 3 डायमेंशनल लुक आ जाए। परफेक्ट। अब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वेक्टर ए वेक्टर ये स्पेस में है, ना ये एक्स वाई प्लेन में है, ना ये वाई जेड प्लेन में है और ना ये जेड एक्स प्लेन में है। हमें ये दिख रहा है कि ये वेक्टर स्पेस में है ओ से पी की तरह। अब अगर मैं इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर दूं, मैं मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है ओ क्यू, वो ए एक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ क्यू वेक्टर मेरे को ए एक्स वेक्टर दे रहा है। इसी तरह मैंने इमेजिन किया कि मेरे पास y कंपोनेंट ए वाई वेक्टर है और z कंपोनेंट ए जेड वेक्टर है, और अगर मैं इसको लिख लूं s, इसको लिख लूं m, तो आप देख सकते हैं कि ओ एस वेक्टर ए जेड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ एम वेक्टर ए वाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं ओ एस वेक्टर और क्यू एन वेक्टर को देखूं तो वो मुझे एकदम आइडेंटिकल नजर आएंगे, जिनकी लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ओ एस वेक्टर और क्यू एन वेक्टर दोनों को ए जेड वेक्टर लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी है ए जेड वेक्टर। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल था तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब अगर हम देखें इन ट्राइंगल, इनफैक्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू एन, इसमें अगर हम सोचें कि ओ एन वेक्टर क्या होगा, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ एन वेक्टर होगा ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एन वेक्टर। सो ओ एन वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो ओ एन जो कि हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड वाइज ओ एन स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ओ एन वेक्टर हो गया ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है तो ओ एन का स्क्वायर आ रहा है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब अगर हम ओ एम वेक्टर और एन पी वेक्टर को देखें, ओ एन वेक्टर जो वाई एक्सिस के अलोंग है और एन पी वेक्टर जो उसके जस्ट पैरेलल है, तो आप पाएंगे कि ओ एम वेक्टर और एन पी वेक्टर इक्वल वेक्टर है, इसलिए हम दोनों को ए वाई वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा ए वाई वेक्टर। ये एंगल जो एन के पास है वो भी 90 डिग्री है। अब अगर हम देखें ट्राइंगल ओ पी एन, तो वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एन, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू हो गया ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अरे वाह, तो ए वेक्टर बराबर आ गया ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, जैसा कि हम चाहते थे कि हम तीनों वेक्टर को ऐड करें और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब अगर हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप है और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप है, तो हम जानते हैं कि हम ए एक्स को लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई वेक्टर को लिख सकते हैं ए वाई जे कैप और ए जेड वेक्टर को लिख सकते हैं ए जेड के कैप। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ए वेक्टर बराबर आ जाएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया। तो अगर हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स जानते हैं ए एक्स, ए वाई और ए जेड, तो उसको लिखने का तरीका है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। यानी कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आई जे के लगाइए और वो मिलाकर आपको एक वेक्टर बनाकर दे देंगे। अब रह गई बात मैग्नीट्यूड की, तो अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करें ट्राइंगल ओपीएन में, तो ओपी का स्क्वायर बराबर होगा ओ एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर, इसलिए ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर।
और ओपी मतलब था ए का स्क्वायर, तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। अरे वाह, वंडरफुल। So if we have the knowledge of x, y and z component of a vector, then we can create vector. A vector is equal to axi plus ayj plus azk. It is quite simple. And उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये इतना सिंपल। So finally we have the result that if ax, ay, az are the rectangular components of a vector A vector, then A vector is AXI, AYJ, AZK, and magnitude of A vector is under root AX square plus AY square plus AZ square। तो अभी तक तो हम यहाँ पर पहुंचे। अब दूसरी चीज जिस पर हमें बात करना है वो है डायरेक्शन कोसाइन, जो कि एक वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर में बदल देते हैं। हम सोच कर देखते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के बारे में, और उसमें जो की रोल प्ले करते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। सो हम डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं। कैसे करते हैं सोचते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये वेक्टर ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है गामा। तो हम ए एक्स अपॉन ए को लिख सकते हैं कॉस अल्फा, ए वाई अपॉन ए को लिख सकते हैं हम कॉस बीटा, और ए जेड अपॉन ए को लिख सकते हैं हम कॉस गामा। यहाँ जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है वो ही डायरेक्शन कोसाइन है, और इनसे होता है मैजिक। इनसे निकल आती है हमारी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन। हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ए वेक्टर की दिशा में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैंने आपको सिखाया था यूनिट वेक्टर वह होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। सो अगर हम ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर करें तो ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए। अगर हम इनको अलग अलग डिवाइड कर दें तो ए एक्स अपॉन ए आई, ए वाई अपॉन ए जे और ए जेड अपॉन ए के हो गया। ए एक्स अपॉन ए को लिखा जा सकता है कॉस अल्फा, ए वाई अपॉन ए को लिखा जा सकता है कॉस बीटा, ए जेड अपॉन ए को लिखा जा सकता है कॉस गामा। इस तरह हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन की मदद से यूनिट वेक्टर क्रिएट हो गया। देखिए, अगर आपको ए एक्स, ए वाई, ए जेड पता है तो आप न केवल वेक्टर बना सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, साथ ही साथ उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा में एक डेफिनेट रिलेशन होता है। मतलब हम किसी वेक्टर को स्पेस में यूं ही नहीं रख सकते, उसकी स्पेस में एक डायरेक्शन होगी तो उस डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग अल्फा, बीटा और गामा का स्पेशल सेट होगा। अगर आप इन तीनों में से कोई एक चेंज करोगे तो बाकी के दो भी करस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएंगे, और इनके बीच में एक फिक्स रिलेशन है, वो हम सोचने की कोशिश करते हैं। So now we have three results. Result number one, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप मिला के लिख दें तो बोलेगा ए वेक्टर magnitude of a vector is given by under root of ax square plus ay square plus az square, and the direction of a vector which is a cap is cos alpha I plus cos beta j cap plus cos gamma k cap। हमारे पास तीन रिजल्ट्स आ गए, और cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं।
अब हम इनके बीच में रिलेशन भी चाहते हैं कि हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के बीच में रिलेशन पता चल जाए। तो अगर मैं देखूं कि मैं इनको स्क्वायर करूं और ऐड कर लूं, तो अगर मैं कोस अल्फा का स्क्वायर कर रहा हूं, कोस बीटा का स्क्वायर कर रहा हूं और कोस गामा का स्क्वायर करके इसको ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए जी स्क्वायर हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा और नीचे ए स्क्वायर आएगा। पर हे भगवान, मैंने तो अभी पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए का मैग्नीट्यूड होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर। इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि 1। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ गया 1। सो हमें पक्का पता है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस में है तो उसके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, और अगर वो वेरियस कोऑर्डिनेट एक्सिस से अल्फा बीटा गामा कंपोनेंट्स, अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इसकी मदद से हम वेक्टर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमारा फोर्थ रिजल्ट आ गया, और वो है कि रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, या रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हो गया 1। तो अब जब हमारे पास 4 रिजल्ट्स आ चुके हैं कि अगर हम x, y और z कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, तो हम उनसे वेक्टर लिख सकते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। यूनिट वेक्टर बना सकते हैं कोस एल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के। और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन जानते हैं कोस एल्फा स्क्वायर प्लस कोस बीटा स्क्वायर प्लस कोस गामा स्क्वायर। नेक्स्ट चीज जो पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन साइन। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन साइन मतलब साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा के बीच में रिलेशन। तो अगर हम कोसाइंस के बीच का रिलेशन लेके चलें, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो आप देखेंगे कि cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसलिए 3 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। इस तरह हमारे पास फिफ्थ रिजल्ट आ गया, दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारे पास ये 5 रिजल्ट्स आ गए। अब हम इनको थोड़ा सा स्पेशल केस में समझते हैं और इनके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। ये देखने में ऐसा लग सकता है कि लंबा डेरिवेशन है, लेकिन अगर एक बार इसकी फीलिंग आ गई तो ये बहुत 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 मजेदार ट्रीटमेंट है वेक्टर के लिए। ये बहुत से बड़े सवालों को आसान कर देगा। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, देखिए अभी तक हम बहुत सारे वेक्टर्स को एक नया जोड़कर एक नया वेक्टर बना रहे थे। अब हमें एक वेक्टर दे दिया गया, हम उसे स्प्लिट करके उसके कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करना है 3 डायमेंशन में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर हमें 3 डायमेंशंस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना है तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 कंपोनेंट्स कर सकते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। अगर कोई हमें ये तीनों कंपोनेंट बता दे तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि इससे हम वेक्टर भी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं।
लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वेक्टर हो जिसके पास केवल दो ही कंपोनेंट हो। यस, वेरी गुड। अगर एक वेक्टर के पास दो ही कंपोनेंट होंगे तो वो टू डायमेंशनल वेक्टर होगा, वो 3D में नहीं होगा। तो अगर किसी वेक्टर के पास दो ही कंपोनेंट हो तो वो वेक्टर टू डायमेंशनल वेक्टर होगा। सर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो वेक्टर टू डायमेंशनल वेक्टर है? देखिए, अगर कोई वेक्टर टू डायमेंशनल वेक्टर होगा तो वो किसी प्लेन में होगा। प्लेन में होगा मतलब जो थर्ड एक्सिस है, मान लीजिए वेक्टर इस प्लेन में है, मेरा हाथ एक प्लेन है, इस प्लेन में वेक्टर है, तो इसमें दो ही एक्सिस हो सकते हैं, या तो y और x या x और z, कोई दो एक्सिस हो सकते हैं। और जो तीसरा एक्सिस होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर वेक्टर किसी एक प्लेन में है तो वो गारंटेड x या y या z में से किसी एक के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा, क्योंकि अगर कोई वेक्टर z एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो हो ना हो xy प्लेन में है। अगर y एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हो ना हो वो xz प्लेन में है। x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हो ना हो वो yz प्लेन में है। तो अल्फा, बीटा या गामा में से अगर कोई एक 90 होगा तो हमें पक्का यकीन होगा कि वो वेक्टर टू डायमेंशनल वेक्टर है। चलो हम इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि एक वेक्टर टू डायमेंशनल वेक्टर हो, जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये एक xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वेक्टर इस xy प्लेन में ही हो, तो अगर ये वेक्टर a वेक्टर इस xy प्लेन में होगा तो ये x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता होगा अल्फा और y एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता होगा बीटा। ठीक इसी समय ये z एक्सिस जो होगी वो इस प्लेन ऑफ पेपर के, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ ये एंगल बनाता होगा 90। तो अगर मैं यहाँ z एक्सिस बना लूं तो ये z एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा 90, क्योंकि ये z एक्सिस में है ही नहीं। तो ये z एक्सिस के साथ 90 एंगल बनाएगा क्योंकि ये तो xy प्लेन में है। तो इसका जो एंगल है गामा वो है 90। सो हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अगर गामा 90 है तो ये पक्का है कि अल्फा और बीटा का सम भी 90 होगा। और तब आप या तो लिख सकते हो बीटा को 90 माइनस अल्फा या अल्फा को लिख सकते हो 90 माइनस बीटा। तो अगर हमारे जो तीन एंगल हैं अल्फा, बीटा और गामा, उनमें से कोई एक 90 हो तो ये पक्का है कि बाकी के दो का सम भी 90 होगा और तब वो वेक्टर एक टू डायमेंशनल वेक्टर होगा। इसलिए अब अगर मैं ax को निकालना चाहूं तो मैं जानता हूं कि मैं ax अपॉन a को लिख सकता हूं cos अल्फा। तो x कंपोनेंट हो जाएगा a cos अल्फा। इसी समय मैं y कंपोनेंट निकालना चाहूं तो ay बराबर हो जाएगा a cos बीटा। डायरेक्शन कोसाइन की थ्योरी से हम जानते हैं और यही एकदम सच बात है। लेकिन अब बुक्स में इसको a sin अल्फा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये टू डायमेंशनल वेक्टर है तो मैं बीटा को लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा, इसलिए ए वाई को लिख देंगे a cos 90 माइनस अल्फा, जिसको लिख सकते हैं sin अल्फा। इसलिए बुक्स में आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि अगर कोई वेक्टर 2D में है तो उसका एक कंपोनेंट अगर a cos थीटा है तो दूसरा वाला a sin थीटा होगा। थोड़ा रुकिए और सोचिए, वेक्टर के कंपोनेंट्स या प्रोजेक्शंस तो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन से ही आते हैं। तो सही थ्योरी तो ये है कि अगर मैं x के साथ एंगल बनाऊंगा अल्फा तो उस तरफ मेरा प्रोजेक्शन होगा a cos अल्फा। अगर a y के साथ एंगल बनाएगा बीटा तो उधर होगा a cos बीटा, और a cos बीटा ही सच है। लेकिन अभी स्पेशल कंडीशन ये सेट हो गई है कि ये वेक्टर टू डायमेंशनल है। क्योंकि ये वेक्टर टू डायमेंशनल है इसलिए ये z के साथ बना रहा है 90, तो अल्फा बीटा का सम भी हो जा रहा है 90 और अल्फा बीटा का सम 90 हो जा रहा है, इसलिए cos 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं cos बीटा को, और इसलिए यहाँ आ रहा है a sin अल्फा। इसी समय z कंपोनेंट क्या हो रहा होगा?
तो अगर कोई वेक्टर 2D में है तो उसका z कंपोनेंट हो रहा होगा a cos गामा, और cos गामा में गामा होगा 90, सो a cos 90 और वो तो होगा 0। आहा, मतलब जिस वेक्टर के दो ही कंपोनेंट होते हैं वो टू डायमेंशनल वेक्टर होता है, जिसके तीन कंपोनेंट होते हैं रेक्टेंगुलर वो थ्री डायमेंशनल वेक्टर होता है। जब हम किसी एक एक्सिस के साथ 90 बनाने लगते हैं तो उधर वेक्टर का कंपोनेंट गिरना बंद हो जाता है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इसलिए वो टू डायमेंशनल वेक्टर है। और जब हमें किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पता है तो एक तरफ लिख सकते हैं ए cos अल्फा, तो दूसरी तरफ लिख सकते हैं ए sin अल्फा। वो लिख सकते हैं पर टेक्निकली तो वो ए cos अल्फा और ए cos बीटा ही कंपोनेंट है, हम बीटा को लिख पा रहे हैं 90 माइनस अल्फा, इसलिए ऐसा हो रहा है। इस समय जेड कंपोनेंट है ही नहीं, इसलिए हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और इसके मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ हम अल्फा बीटा भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हमें ए एक्स और ए वाई पता हो, क्योंकि अगर हम इस वेक्टर को देखें तो हम इसको भी ए वाई लिख सकते हैं, तब हम tan अल्फा को लिख सकते हैं ए वाई अपॉन ए एक्स, और tan बीटा को लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए वाई। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसको यूज कैसे करना है। मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ये आपके पास एक वेक्टर है। देखिए वेक्टर के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन होती है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के साथ, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा कि ए एक्स बराबर कितना है 3, ए वाई बराबर कितना है 4, ए जेड बराबर कितना है 12। अब देखिए आपके मैं यहां से क्या कर सकता हूं, नंबर वन, मैं ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर करना है। ऐसा करने पर मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 144, सभी का सम करने पर आ गया मेरे पास 169, जो हो गया मेरे पास 13। दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं डायरेक्शन कोसाइन, कोस अल्फा क्या होता होगा ए एक्स अपॉन ए एक्स क्या है, ए एक्स है 3, ए क्या है 13। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ कॉस बीटा क्या होता होगा ए वाई अपॉन ए वाई क्या है 4, ए क्या है 13। कोस गामा क्या हो सकता होगा ए जेड अपॉन ए जेड क्या है, ए जेड है 12 और ये हो गया 13। इसका मतलब कॉस अल्फा में से अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 3/13। बीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 4/13। गामा को क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 12/13। ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए और अल्फा बीटा भी आ गए। डायरेक्शन कोसाइन कोई पूछे तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बताना है, और अगर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछे तो ये बता देंगे। इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए यूनिट वेक्टर। अरे वाह, यूनिट वेक्टर हम जानते हैं क्या होता है, कोस अल्फा आई, कोस बीटा जे, कोस गामा के। सो इसलिए ये हो गया मेरे पास ए कैप बराबर कोस अल्फा, मतलब 3/13 आई, 4/13 जे, 12/13 के। बड़े आराम से आंसर आ गया। मतलब वेक्टर के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम चाहें तो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। मान लीजिए मेरे को वेक्टर दिया गया ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप। इसको देखकर मेरे को क्या समझ में आएगा, सबसे पहले तो मैं इसका ए एक्स समझ गया कितना है 3, और ए वाई समझ गया कितना है 4।
अब मैं लोकेट करूं कि ये वेक्टर है कहां पे। तो अगर मैं इसको लोकेट करूं तो देखिए ये इधर तो है प्लस आई, इधर है माइनस आई, इधर है प्लस जे और इधर है माइनस जे। अब मैं सोचकर देखता हूं कि मेरे पास ए एक्स कितना है। ए एक्स इधर होगा, ये रहा, ये 3 है क्योंकि वो प्लस आई में है। ए वाई किधर होगा, ए वाई होगा माइनस जे में जो कि 4 है। तब वेक्टर कहाँ होगा, तब हमारा वेक्टर जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, ये है हमारा ए वेक्टर। इस तरह हमें ए वेक्टर विजुअलाइज हो गया कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहली बात तो। अब हमें चाहिए ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो हो गई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सोल्व करने पर आ गई वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब वो हो गई 5। अब आप इसका वेरियस एक्सेस के साथ एंगल भी निकाल सकते हो। मान लो आपको ये थीटा निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा एक्स एक्सिस के साथ निकालना। तो अपन जानते हैं टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 4/3। टेन थीटा में थीटा की वैल्यू 4/3 कब होती है, जब होता है टेन 53 डिग्री। इसलिए एक्स डायरेक्शन के साथ इसने 53 डिग्री का एंगल बना रखा। और हम ये जानते ही हैं कि थीटा एक्स और थीटा वाई का सम, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इसलिए इन दोनों का सम वहां पे 90 ही आने वाला है। इसलिए थीटा वाई होने वाला है 90 माइनस थीटा एक्स। इसलिए थीटा वाई बराबर होने वाला है 90 माइनस 53, यानी कि 37 डिग्री। इस तरह हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, किस क्वाड्रेंट में ये पता कर लिया, सब कुछ पता कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोल रहे हैं फाइंड वेक्टर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ वेस्ट। ठीक है साहब, हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में कोई वेलोसिटी है, हमें उसका वेक्टर फॉर्म लेकर आना है। अब मैं यही जानता हूं कि अगर वेलोसिटी एक वेक्टर है तो उसके पास दो चीजें होती होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। अगर हम किसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो जिसमें से मैग्नीट्यूड तो गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात आई डायरेक्शन की, तो ये एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट में बता रहे हैं। तो अगर हम पेपर पर इधर ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं, तो इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। इस तरफ हमने ले लिया प्लस आई, इस तरफ हमने ले लिया माइनस आई। अब हमने इधर ले लिया प्लस जे और इधर ले लिया माइनस जे। ओके, अब ये नॉर्थ वेस्ट कहां पर है, तो नॉर्थ वेस्ट है नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है ऐसा मुझे लग रहा है, और बीचों बीच में है इसलिए इधर से भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और इधर से भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन लिखना है। डायरेक्शन लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कोस अल्फा। अल्फा जो उसने बनाया एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो कि है 45, और बीटा जो उसने बनाया वाई एक्सिस के साथ एंगल वो भी है 45, दिख ही रहा है आपको। लेकिन जब मैं cos अल्फा के बगल में आई लिखूंगा तो क्योंकि मुझे कॉमन सेंस है, समझना चाहिए कि अब ये माइनस आई की तरफ है, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा माइनस आई प्लस कोस बीटा, और वो कंपोनेंट ऊपर जे में है इसलिए मुझे प्लस जे लिखना पड़ रहा है। इसलिए माइनस आई लिखना है, प्लस आई लिखना है, माइनस जे लिखना है, प्लस जे लिखना है, वो आप सोच समझ के लिखेंगे। इसलिए v क्या बराबर हो गया cos 45 माइनस आई प्लस cos 45 जे। इसलिए v क्या बराबर हो गया 1/√2 माइनस वाला आई 1/√2 प्लस वाला जे। तो इस तरह हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। अब दोनों को मिला के लिखते हैं, वेक्टर आ गया v वेक्टर बराबर v का मैग्नीट्यूड v की डायरेक्शन। तो ये तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन लिख लेते हैं माइनस आई कैप अपॉन √2 प्लस जे कैप अपॉन √2। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस का 5/√2 आई प्लस का 5/5√2 जे, माइनस का 5√2 आई प्लस का 5√2 जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखा है पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन व्हिच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। वो बोल रहा है कि एक पार्टिकल
20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मतलब उसने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दे दी आपको कि वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट होती है। अब वो ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाती है और वाई एक्सिस के साथ भी 60 डिग्री बनाती है। अगर हम एक्स के साथ बनाए गए वेलोसिटी वेक्टर के एंगल को माने अल्फा, तो अल्फा है 60 डिग्री और बीटा भी है 60 डिग्री, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाया है। अब देखिए यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान है कि अगर वेलोसिटी एक वेक्टर है तो उसके पास दो चीजें होती होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हमें डायरेक्शन पता चल जाए, यानी हमें इसका यूनिट वेक्टर पता चल जाए और हम यहाँ लिख दें, तो हमारा काम बन सकता है। यूनिट वेक्टर भी हमें आता है, कोस अल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के। लेकिन सर हमें तो अल्फा बीटा ही पता है, गामा का क्या करें? अब देखिए कि कुछ लोग कहेंगे गामा को 90 मान लेते हैं, दिया ही नहीं है। नहीं, हमें दिमाग की बत्ती जलाना होगी। ये दिमाग की बत्ती है, जल रही है। अल्फा प्लस बीटा 120 आ रहा है, जो कि 90 नहीं है। और जब अल्फा प्लस बीटा 90 होता तो गामा भी 90 होता। मतलब अभी गामा 90 तो नहीं है, मतलब हमें गामा ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। अब अगर हम cos स्क्वायर अल्फा में cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, ये भी हो गया 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसलिए cos स्क्वायर गामा बराबर हो गया 1 माइनस 1/4, 1/4 यानी 1/2। तो इसलिए cos गामा बराबर हो गया 1/√2। तो गामा बराबर हो गया हमारे पास 45 डिग्री। अरे वाह, इसका मतलब जब अल्फा 60 है, बीटा 60 है, तो गामा 45 डिग्री है। और हमने ये कैसे सोचा कि गामा 90 नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर अल्फा और बीटा कोई दो एंगल का सम 90 आएगा तो तीसरा डेफिनेटली 90 होगा, फिर वो एक 2 डायमेंशनल वेक्टर ही होगा। लेकिन अगर अल्फा और बीटा का सम 90 नहीं आएगा तो गामा भी 90 तो नहीं होगा, तब वो एक 3 डायमेंशनल वेक्टर जरूर 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 होगा। चलो कोशिश करते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी की यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो वो होगी cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। ऐसा करने पर cos अल्फा मतलब cos 60, cos बीटा मतलब cos 60 और cos गामा मतलब cos 45 के कैप। इस तरह वेलोसिटी की यूनिट वेक्टर आ गई आपके पास हाफ ऑफ आई हाफ ऑफ जे 1/√2 के। देखिए क्या गजब बात हो गई, आपने वेक्टर बना लिया। क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर के पास दो ही तो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है। और हमने रेजोल्यूशन सीख के डायरेक्शन निकालना सीख लिया, तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और अब मैं डायरेक्शन लिख दूं हाफ ऑफ आई कैप हाफ ऑफ जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। 20 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आई कैप 10 जे कैप प्लस 10√2 के कैप मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर की आंसर हो गई। और आप देख सकते हैं हमने ये वेलोसिटी वेक्टर खुद कंस्ट्रक्ट किया। मतलब अगर हम समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, अगर हम समझते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर एक वेक्टर है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी, और अगर हम उसका यूनिट वेक्टर निकालना जानते हैं तो हम डायरेक्शन निकालना जानते हैं। So the next question is find the vector that must be added to vector I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap so that the resultant vector is a unit vector along the y-axis। बढ़िया। तो हम क्या साबित करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर बराबर है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। हमें एक थर्ड वेक्टर ढूंढना है और उसके लिए कंडीशन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर आना चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग बाय एक्सिस, मतलब जे कैप। इसका मतलब सी वेक्टर होना चाहिए जे कैप माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम लिखते हैं जे कैप, तो ये सही लिखेंगे माइनस ए, मतलब आई माइनस 3j प्लस 2k, माइनस बी 3i प्लस 6j माइनस 7k। इसलिए ये हो गया j माइनस आई प्लस 3j माइनस 2k माइनस 3i माइनस 6j प्लस 7k। इसको ऐड किया तो i यहाँ पर माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, मतलब हो गया माइनस का 4i। j एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये माइनस 6j है और ये प्लस का 4j है, तो ये हो गया माइनस का 2j। के यहाँ है 5 हो जाएगा, क्योंकि 7 प्लस का था, 2 माइनस का था, तो ये हो गया माइनस प्लस का 5k। तो ये आ गया हमारे पास सी वेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप, फाइंड इट्स लेंथ इन xy प्लेन। xy प्लेन में हमको इस वेक्टर की लेंथ बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो ये वेक्टर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है। क्योंकि ये वेक्टर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो इसका x कंपोनेंट कितना है, तो x कंपोनेंट है इसका 2, और y कंपोनेंट कितना है, तो इसका y कंपोनेंट है 3। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट से मिलकर जो इसकी लेंथ बनी होगी वही xy प्लेन में होगी। तो x कंपोनेंट की वजह से 2 है और y कंपोनेंट की वजह से 3 है। इन दोनों से मिलकर जो इसकी लेंथ बनी होगी वो इसकी xy प्लेन में लेंथ होगी। तो इसलिए वो लेंथ होगी axy। axy होगी अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो होगी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 रूट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो हमारे को दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। सबसे पहले तो हमको रिजल्टेंट चाहिए इनका, तो ये रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो इन दोनों को रिप्लेस कर दे। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा माइनस 3i प्लस 5j प्लस 9i प्लस 3j। तो ये हो गया हमारे पास 6i प्लस 8j, और हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। देखिए आर वेक्टर के पैरेलल मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो आर कैप निकालना है। आर कैप होगा आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो ये हो गया 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ऐसा करने पर ये हो गया 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 3i प्लस 4j बाय 5। सिंपल।